आप सभी गुरुजनों का नमस्कार है। और आज जो वीडियो बन रहा है वो प्रधानाचार्य सीधी जो भर्ती है, जो सीमित विभागीय भर्ती है, उसके लिए केंद्रीय विद्यालय का 2016 का प्रधानाचार्य का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कुछ पोर्शन जो है डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये एसएस स्टडी पॉइंट वालों की तरफ से जो क्वेश्चन श्रृंखला मुझे मिली है उसी में से कुछ क्वेश्चनों को एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए टॉपिक की। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो ये 2005 एनसीएफ जो है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क उसको कहते हैं, वो हमारा क्या है, एक लंबा चौड़ा टॉपिक है, हमने मतलब सेकंड पेपर के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। अब ये क्या बोलता है, ज्ञान की प्रकृति कैसी है। तो देखो इसमें जो ऑप्शंस दे रखे उससे आपको ढूंढना इजी हो जा रहा है। एक तो गयात्मक और सापेक्ष, स्थायी, केवल गयात्मक या केवल सापेक्ष। तो गयात्मकता भी ठीक है, गयात्मकता मतलब डायनामिकनेस है ना। तो कोई नॉलेज कैसा है, एक डायनामिक चीज़ है। और सापेक्ष मतलब किसी से रिलेटिव है, ये बात भी ठीक है। स्थायी है, स्टेबल है, नहीं स्टेबल नहीं है, ठीक है ना। तो इन दोनों बातों को जोड़ दो तो पहला नंबर का ऑप्शन इसमें ठीक आ जाता है, ठीक है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा और एनहेंसमेंट कर दूं आपके लिए चर्चा कि देखो ज्ञान की प्रकृति को एनसीएफ में क्या बताया गया है। उसने 3 इसके अंदर फीचर्स, सोपान बताए हैं, 3 पॉइंट बताए हैं कि ज्ञान एक तो देखिए जी कि रचनात्मकता पैदा करता है, मतलब आदमी के अंदर ज्ञान हो जाए तो वो रचनात्मक हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्ञान से एक तो रचनात्मकता आती है, मतलब रचनात्मकता इसका एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा एक्टिव लर्निंग, मतलब जैसे गयात्मकता यहाँ पे कह रहे हैं, डायनामिकनेस, एक्टिव लर्निंग मतलब जब तक सक्रिय नहीं है बंदा तब तक वो लर्न नहीं कर सकता। और तीसरा है रिलेटिवनेस। इसका मतलब ये होता है कि जो इसका अर्थ है या इसका महत्व है वो संदर्भ पर निर्भर करता है, ठीक है जी। तो इसलिए मतलब ज्ञान में क्या है, सापेक्षता, ठीक है ना, जो रिलेटिवनेस कह रहा है। और मैंने क्या बोला आपको, एक्टिव लर्निंग मतलब गयात्मकता, ये दोनों बिंदु इसके इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। तो ये किस चीज़ पे निर्भर नहीं करता, अगर कल के दिन ये क्वेश्चन आ जाए तो ये दूसरे नंबर वाले पॉइंट पे निर्भर नहीं करता, मतलब ये स्थिरता पे या स्थायित्वता में इस पे निर्भर नहीं करता, या फिर अपरिवर्तनीयता पे भी निर्भर नहीं करता। ये कैसा है, गतिशील भी है और संदर्भित भी है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे तो आप इसका बेटर एक्सप्लेनेशन समझेंगे, क्वेश्चन को आंसर अच्छे से डील कर पाएंगे। अच्छा, अब ये संस्थागत नियोजन का अर्थ है। अब ये आगे देखिए किससे, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग से। ये आपने वहाँ पे पढ़ा हुआ है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, ठीक है ना। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में कुछ मेरे से इंपॉर्टेंट बातें जो हम लोगों ने वहाँ पे डिस्कस की थी वो भी आप समझ लो, पहले रिकॉल कर लो। जैसे इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग किसको कह रहे थे वो लोग, एक तो संगठन या जो कोई संस्था थी उसके लिए योजना बनाना, ठीक है ना। योजना किस चीज़ के लिए, कि वो उसका लक्ष्य निर्धारण करना था, ठीक है ना। योजना कैसे बनानी है, एक तो उसकी लक्ष्य निर्धारण करना है, एक तो उसका फिर क्या करना है, उसमें जो संसाधन है उनका आवंटन करना है, और इसी तरीके से रणनीति बनानी है। इन 3 सोपानों को इसमें जोड़ सकते हैं। संस्थागत नियोजन के अंतर्गत 3 बातों को ध्यान रख सकते हैं। एक तो लक्ष्य का निर्धारण करने को, संसाधनों के जो आवंटन है उसको, और रणनीति को बनाने को, इन 3 चीज़ों को जोड़ सकते हैं, ठीक है जी। अब लक्ष्य का निर्धारण करना, जो उसके उद्देश्य पूरे करने के लिए जो लक्ष्य बनाएगा ना, वो लक्ष्य जो है उसका निर्धारण करना जरूरी है। और संसाधन मतलब जैसे उसके पास जैसे कोई स्कूल ही है तो उसके वित्तीय या भौतिक संसाधन जो होंगे उनका प्रभावी उपयोग कैसे कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का, ठीक है ना। तो इन सोपानों को ध्यान में रखते हुए, इन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए संस्थागत नियोजन का अर्थ कैसे निकालेंगे हम। देखो पहले नंबर पर लिखा हुआ कि नियोजित उद्देश्यों के लिए आधारित संस्थानों का निर्माण करना, कि कुछ संस्थान बनाने हैं क्या इनके लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगला क्या है, सोट, विश्लेषण करने के बाद संस्था स्तरीय योजना का निर्माण कराना। ये भी एक बहुत करीबी आंसर है। देखो सोट भी आपने संस्थागत नियोजन के अंतर्गत पढ़ा था। SWOT का मतलब क्या था, S का मतलब था यहाँ पे स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, और T का मतलब क्या था, थ्रेट्स, है ना, थ्रेट्स। तो हमारे को पहले क्या क्या जानना है, इसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस जाननी है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स के बारे में जानना है, और उसके बाद संस्था के लिए एक योजना का निर्माण कराना है। लेकिन केवल योजना का निर्माण तक ही संबंधित नहीं है। मैंने आपको क्या बोला, संसाधनों का भी काम है, रणनीति का भी काम है। इसलिए तीसरे नंबर का उत्तर अगर आप पढ़ो तो ये ज़्यादा क्लोज है इसका। संस्थान के स्तर पर अनुभव की हुई आवश्यकताओं तथा उपलब्ध संसाधनों के लिए नियोजन के आधार पर नियोजन करना। तो तीसरा सबसे परफेक्ट आंसर होता हुआ जा रहा है। चौथे नंबर का क्या है, इसको सुधारने के लिए सेमिनार और योजना बैठकों का आयोजन करना। तो केवल इतना ही थोड़ी है इसका मतलब, ये इसका एक छोटा सा
अंग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यही संस्थागत नियोजन नहीं हो सकता। तो 87 नंबर का जो परफेक्ट आंसर इससे निकल के आ रहा है वो 3rd नंबर का आंसर आ रहा है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, इंग्लिश में क्रिटिकल पेडागोजी, हिंदी में क्रांतिक शिक्षण उपक्रम इसका नाम दिया गया है। क्रांतिक शिक्षण उपक्रम का नाम जब भी आएगा आपको पोलो फेरे का नाम याद रखना है, ठीक है ना। तो ये तो इसका आंसर सीधा हो ही गया। क्रांतिक शिक्षण उपक्रम किससे संबंधित है? पोलो फेरे के नाम से जुड़ा हुआ है। लेकिन इससे क्या है, इससे किस चीज़ का लेना देना है? तो आप लोगों को पता है, ये जो क्रांतिक शिक्षण उपक्रम है ये बच्चे के ऊपर काम करने के लिए दिशा निर्देश है। मतलब एक तरीके से ये क्या है कि शैक्षणिक दर्शन है। ये हमारे को क्या बताता है कि छात्र को क्या क्या सिखाना है हमने। एक तो समानता का भाव, न्याय का भाव और एक लोकतांत्रिक मूल्यों के बारे में हमने उसको सिखाना है। तो ये सारी बातें हम बच्चे के अंदर डालें। ये क्रांतिक शिक्षण उपक्रम से संबंधित बातें हैं, ठीक है ना। और ये क्या कहने की कोशिश करते हैं, ये कहते हैं कि बच्चे को क्या आलोचनात्मकता भी डालो उसके अंदर। क्या नाम डालो? वो मतलब आलोचनात्मकता हो उसके अंदर, विश्लेषण करने की प्रवृत्ति भी हो उसके अंदर। ये सारी चीज़ें जब होगी तो इससे बच्चा क्या हो पाएगा, एक अपनी जिम्मेदारी भी समझेगा, अपने अधिकार भी समझेगा और चीज़ों को बहुत बेटर तरीके से सीखेगा, ठीक है ना। तो ये एक तरीके से मैं आपको क्या बोलूँ, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि ये एक छात्र केंद्रित किस तरीके का एक शिक्षण दर्शन कह सकते हैं हम, पोलो फेरे के द्वारा दिया गया। छात्र केंद्रित हो गया और ये सामाजिक पक्ष से भी डील करता है। तो सामाजिक पक्ष भी जब भी आएगा तो एक आंसर में ये भी गुंजाइश रखना कि सामाजिक पक्ष को भी एक आंसर मानते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे नहीं दे रखा वो बात अलग है, यहाँ पे कुछ और पूछा गया है वो बात अलग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले एक छोटी सी बात चर्चा कर लेता हूँ। बहुत बार आप लोगों ने देखिए मुझे फ़ोन में भी बोला था कि आप लोगों को मेरा मतलब कमेंट में भी बताते हैं आप लोग कि मेरा कंटेंट आप लोगों को काफ़ी पसंद आया। तो इसका देखिए, अब कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन में भी बताया कि उन्होंने स्टडी सर्किल दिल्ली से कोई एक बड़ा कोर्स 20-21 हज़ार रुपये का कोर्स लिया, लेकिन वो इतना वेग है, उसमें क्या है केंद्रीय विद्यालय से संबंधित ज़्यादा पढ़ाई है, हमारे उसमें के टॉपिक कम है, साथ साथ उसमें इतना बल्कि मटेरियल दे रखा कि जो ओरिजिनल चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं धूमिल हो जाती हैं, है ना। तो कुल मिला के मैं भी देखिए ऐसे ही करता हूँ, क्रिस्प लेकर के आता हूँ आपके पास ना, ताकि आपको ज़्यादा समय यह सामर्थ्य ख़राब ना करना पड़े। मैं इसलिए ये मेहनत करके आपको देता हूँ। लेकिन आप लोग एक तो मेरे वीडियोज़ लाइक करने में थोड़ी कंजूसी करते हैं, या मैं यूँ समझूँ कि शेयर भी नहीं करते हैं आप बिना बोले हुए। तो थोड़ा आप उदारता दिखाएंगे तो मेरा भी काम बनता रहेगा। साथ साथ ये क्योंकि स्टडी मटेरियल क्या है इनकी तरफ से मिला है, ऐसे स्टडी पॉइंट वालों की तरफ से, और ये कुछ इनका कोर्स है जिसमें ये पेपर 1 पेपर 2 के पूरा पाठ्य सामग्री के साथ साथ एक MCQ 4000 MCQs की क्या एक इनका क्लब है वो दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन पेपर जैसे कि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इनके रेगुलर अपडेट्स वगैरह भी आते रहते हैं और जो प्रिंट किए जा सकते हैं। तो इस तरीके का मतलब इनका एक अच्छी मेहनत है इसके ऊपर, और मात्र 2999 रुपये का ये कोर्स है। तो इससे भी आप लाभ उठा सकते हैं निश्चित रूप से। जिन्होंने नहीं उठाया, बहुत लंबे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने जो इसको पढ़ भी रहे हैं स्टडी मटेरियल को, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो आप लोग जितना हमारे को प्रोत्साहित करेंगे उतना ही हम लोग भी क्या है आप लोगों के लिए काम कर पाएंगे। मेरे वीडियो को शेयर करेंगे या लाइक करेंगे तो मैं भी आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर पाऊंगा। अब आइए जी आगे आ जाते हैं 83rd नंबर के क्वेश्चन में। देखिए ये क्योंकि केंद्रीय विद्यालय का क्वेश्चन पेपर है तो अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको कि हम खुद भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमें कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे ये श्रेष्ठ प्रधानाचार्य कौन होगा ये पूछ रहे हैं। तो श्रेष्ठ प्रधानाचार्य कौन होगा भाई, जिसमें कुछ कमियाँ नहीं हो, मतलब जो गलत नहीं होगा, है ना। अब देखो दूसरा तीसरा और चौथा पढ़ो, वह जो शिक्षकों को कक्षा फर्श की सफाई करने के लिए छात्रों के साथ लगा दे, है ना। तो ये बात है कि उनको लगा दिया और अब नाम निकल गया, एक बात। तीसरे नंबर को पढ़ो, जो फर्श साफ करने हेतु एक श्रेष्ठतम एजेंसी को काम दे, जो कंपनी को आउटसोर्स कर दे। तो ये तो कोई भी कर सकता है, इसके लिए कोई प्रधानाचार्य होने की जरूरत थोड़ी है। वह जो सख्ती से आदेश दे, देखो ये भी बात गलत है, इसमें नेगेटिविटी आ रही। लेकिन अगला क्या पूछ रहा है, पहला वाला, वह जो बच्चों और शिक्षकों के साथ शामिल हो और क्लास की सफाई करे। मतलब अगर सफाई की बात आई तो सफाई में भी ये गुण देखा जाएगा कि वो भी कितना खुद से जुड़ रहा है ना। तो गुण होने चाहिए। प्रधानाचार्य श्रेष्ठ कौन होगा, जिसके अंदर गुण होंगे। और कौन कौन से गुण होंगे, तो कुछ गुण हमने प्रधानाचार्यों के अंदर पढ़े थे। क्या पढ़े थे हमने, एक तो उसके अंदर नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए। बस सबसे पहली बात तो वो तो लीडर है, तो उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी तो होनी चाहिए, तो नेतृत्व क्षमता तो होनी चाहिए। संचार कौशल होना चाहिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुँचा पाए। कम्युनिकेशन करने का उसका प्रोसेस ठीक होना चाहिए, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, टीचरों के साथ बात करने का, ठीक है जी। और इसके अलावा निर्णय लेने की, भाई डिसीजन मेकिंग तो होना ही चाहिए उसको, डिसीजन लेना, है ना। शिक्षकों का समर्थन करने वाला हो, बच्चों के
के मतलब दृष्टिकोण को मतलब केंद्रित हो, मतलब है ना, या इसके अलावा ईमानदार, अब पर्सनल लेवल पे भी ठीक होना चाहिए, ईमानदार भी होना चाहिए, ठीक है जी, और साथ साथ क्या कह सकते हैं, और अनुशासन पसंद तो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टीचरों को तो बोल दिया भाई तुमने जो है 7 बजे क्लास मतलब स्कूल आ जाना है, और अपने आप जो है 10 11 बजे तक जो है ओडी खा रहा है, तो ऐसा भी प्रधानाचार्य नहीं चल सकता इसमें, ठीक है ना जी। तो आप समझ ही रहे हैं, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये आप जानते ही हैं। लेकिन अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्न स्कूल प्रधानाध्यापकों में से कौन एक अच्छा शैक्षिक नेतृत्व, अब शैक्षिक नेतृत्व के ऊपर बात आ गई, ठीक है ना, लीडरशिप क्वालिटी के ऊपर आए, तो लीडरशिप क्वालिटी किसकी अच्छी होगी ये कह रहा है। इसको भी आप लगभग अपने कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। एक अत्यधिक सामाजिक व्यक्ति जो बहुत सामाजिक हो, उसको वही अच्छा लीडर होगा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, वो तो नेता बन जाए फिर दूसरा बाहर जाकर के, है ना। एक अनुभवी अध्यापक, अनुभवी तो देखिए होना चाहिए, लेकिन बड़े विश्वविद्यालयों से बड़ी डिग्री पा करके आ रखा, जरूरी नहीं कि वो सफल हो जाए इस गेम में, ठीक है ना। इस बात को आप इसलिए रिजेक्ट कर सकते हैं। सदा टॉप करने वाला, ये भी वही बात हो गई, इसको भी रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ले दे करके जो गुण मिलेगा वो आपको इसी में मिलेगा। चौथे नंबर पे, एक शिक्षक जिसके कक्षा परिणाम श्रेष्ठ है। हाँ, जो अच्छे परिणाम खुद भी देता हो भाई, अच्छा टीचर हो पहले, तभी तो अच्छा प्रिंसिपल होगा वो। तो टीचरों को ही तो प्रिंसिपल बनना है। ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल जो है वहाँ से होकर के आ जाए, कोई जो आयोग से होकर के सीधा आ जाए, मतलब जो पीसीएस से निकाल करके सीधा हमारा प्रिंसिपल बन जाए, जैसे बीओ बनते हैं, है ना। ऐसा अगर कोई आदमी बन जाएगा तो शैक्षणिक कार्यक्रम को नहीं जानता उतने अच्छे से, है ना। तो और एक सख्त कार्य करने वाला, सख्त कार्य मतलब अनुशासन से संबंधित, जैसे मैंने आपको दोनों बातें बोली, और शिक्षकों में छात्रों में लोकप्रिय हो, मतलब वही बात, संचार कौशल वगैरह। तो जो मैंने आपको नेतृत्व क्षमता, संचार कौशल और अनुशासन वगैरह की बातें बोली, तो ये सारी बातें ही इसमें जोड़ के आप इसका आंसर बनाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे नेतृत्व क्षमता के बारे में या प्रधानाचार्य के बारे में आया, तो आपको उसके कुछ गुण ध्यान रखने अलग से। अब आ जाओ 2009 में भारत सरकार ने किस उद्देश्यों के लिए बालकों हेतु निःशुल्क और आवश्यक शिक्षा के अधिकारों को लागू किया था। देखो अब इनको अगर पढ़ेंगे आप सीधा तरीके से, तो आपको दोनों, पहला और दूसरा, दोनों के दोनों आंसर इसके बिल्कुल नज़दीक लगेंगे, ठीक लगेंगे, ठीक है ना। लेकिन इसमें जो संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति, पहला वाला है, इसको क्यों फेवरेट आंसर माना, ठीक है ना। ये दूसरा वाला क्या था, देश में गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन विकसित करने हेतु, ठीक है ना। इसकी बात ना करके इन्होंने संवैधानिक कर्तव्यों की बात कही है। भाई इसको अधिनियम क्यों बनाया गया, क्योंकि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A भी इसको कहता है, राइट टू एजुकेशन को 21A भी कहता है। यही हमारे फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर, फंडामेंटल राइट्स के अंदर, और यही चीज़ हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी बार बार बोली गई थी, ठीक है ना। कोई बच्चा अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा तो उसके राइट्स भी खत्म हो रहे हैं, उसको समानता का अवसर भी नहीं मिल पा रहा, जो अनुच्छेद 44 के अंदर कहा गया है, ठीक है ना। कोई पिछड़े हुए वर्ग का आदमी है, उसको कहाँ मौका मिल पाएगा, तो समानता का, तो ये बहुत सारी चीज़ें जिनको ध्यान में रखते हुए कहने का मतलब ये संवैधानिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ज़्यादा फिट बैठता हुआ आंसर है। अच्छा, अब इसके अंदर जो 2009 आरटी 2009 है, उसके कुछ फीचर्स सुन लो। तो एक तो फीचर देखो उसका क्या है, निःशुल्क, जैसे नाम ही है उसका, ठीक है ना। एक तो वो मतलब क्या है, फ्री एजुकेशन है। तो फ्री एजुकेशन मतलब 6 से 14 साल के बच्चे जो हैं उनके लिए एक तो एजुकेशन फ्री है, और साथ साथ पड़ोस के स्कूल, ठीक है ना, बहुत दूर नहीं जाना, उन्होंने नज़दीकी स्कूल होने चाहिए। तो ये भी उनका मतलब एक तरीके से अधिकार हो जाता है, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट है इसके अंदर, कोई भी रोक टोक नहीं, कोई भी रोक टोक नहीं, मतलब किसी बच्चे को तुमने डांटना नहीं, मारना नहीं, फेल नहीं करना, ठीक है ना। ये भी इसी के अंदर आता है, ठीक है, याद रखना। ऐसा नहीं है कि ये इनके अंदर नहीं आता, ये भी इसके अंदर आता है। इसी तरीके से कोई प्रवेश प्रक्रिया भी नहीं होती, आरटी में कोई भी प्रवेश प्रक्रिया नहीं होती। मतलब आप अपने नज़दीकी स्कूल में जाओगे, आपको एडमिशन मिल जाएगा, चाहे आपका आधार कार्ड नहीं भी बना हुआ, समझे। तो आप किसी भी जाति के, किसी भी धर्म के, किसी भी लिंग के हो, उनको एजुकेशन मिलेगी। तभी आपने देखा होगा उत्तराखंड में बहुत बार वो शिक्षा मंत्री भी कहते रहते हैं कि जो चरवाहे हैं उनके बच्चे, या जो नेपाली जो काम कर रहे हैं रोड साइड में, उनके बच्चों को भी हमने पढ़ाना है। तो ये भी आरटी के अंदर ही कहीं आता है, और इसी के चक्कर में हमारे सरकारी स्कूल बंद नहीं हो पा रहे, वरना सरकारी स्कूलों को तो बहुत जल्दी ये बंद करने के विचार में भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा हाँ, एक और 25% आरक्षण भी एक इम्पॉर्टेंट उसमें था। तो जो वंचित वर्ग के बच्चे हैं और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी 25% का जो है इसमें प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण दिया गया है। तो इस तरीके से कुल मिला के जो 2009 की जो आरटीई है, वो एक तो सार्वभौमिक शिक्षा की बात करती है, मतलब सबकी पहुंच के अंदर शिक्षा होनी चाहिए, एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी होनी चाहिए, शिक्षा भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब टीचर भी अच्छे होने चाहिए, बच्चों पे भी अच्छी मेहनत होनी चाहिए, और समावेशी शिक्षा एक और इम्पॉर्टेंट बिंदु है इसका, तीनों बिंदु। समावेशी शिक्षा
मतलब विकलांग बच्चे हों चाहे कैसे भी बच्चे हों, सबको एक जैसे माहौल में पढ़ाने की कोशिश करनी है। तो सार्वभौमिक शिक्षा, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा और समावेशी शिक्षा, ये 3 इसके 2009 वाले के क्या हैं, फीचर्स हैं जी, आप ये याद रखना। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन अधिगम प्रतिमान से संबंधित नहीं है? ठीक है, अधिगम प्रतिमान से संबंधित कौन नहीं है? तो ये थोड़ा सा देखिए, मैं भी इस आंसर पे कंफ्यूज हूँ। इसमें लिखा हुआ है संरचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद। ठीक है ना। अब संरचनावाद के अंदर तो सामाजिक संरचनावाद अपने आप ही आ गया। ठीक है ना। संरचनावाद किसे कहते हैं? देखिए, ये हम जो मतलब जीन पियाजे वगैरह की वो नहीं पढ़ते थे, जो कंस्ट्रक्टिविज़म, हाँ, तो कंस्ट्रक्टिविज़म जो है ना, उसके बारे में जब हम पढ़ते थे तो हम उसमें पढ़ते थे कि नॉलेज बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू आता है। ठीक है ना। तो उसको ही हम संरचनावाद में पढ़ते थे। तो अधिगम प्रतिमान से संबंधित तो ये है ही वैसे, है ना, पर अब पता नहीं क्यों ये इसके अंतर्गत इसको नहीं डाला, जबकि मानवता और व्यवहारवाद भी इसके अंतर्गत है। ठीक है ना। तो अधिगम के बारे में इसके आंसर में मुझे डाउटफुल है। हालांकि ये आंसर जो हैं, ये जो केंद्र जो ये ऑफिशियल की है उसके अंतर्गत आए हुए आंसर हैं। तो ये इसलिए संरचनावाद ही इसका आंसर दिया हुआ है उन्होंने अपनी की में, ऑफिशियल की में। लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि अधिगम प्रतिमान, जैसे लर्निंग पैराडिम, देखो इसको लर्निंग पैराडिम वर्ड याद रखना है इसके लिए, लर्निंग पैराडिम कहते हैं। ये लर्निंग पैराडिम जो है, ये एक तो छात्र केंद्रित, ये भी मतलब एक तरीके से शैक्षणिक दर्शन है। ठीक है ना। जो कि किस पे डिपेंडेंट करता है? एक तो सेंट्रलाइज टू स्टूडेंट, छात्र पे केंद्रित है। ये सक्रिय अधिगम के दृष्टिकोण को बढ़ावा देने वाला दर्शन है। समझ में आ गया आपको? तो और इसमें क्या चीज़ें आती हैं? तो क्या क्या चीज़ें आती हैं इसमें? एक तो इसमें देखो क्या आता है, छात्र पे केंद्रित होना, सक्रियता के बारे में भी बात कर ही रहा है। शिक्षक की भूमिका भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और किस तरीके की भूमिका बताता है ये बताता है कि शिक्षक को एक मार्गदर्शक की भूमिका में रहना है और एक समर्थक की भूमिका में रहना है। ठीक है ना। मगर इसमें क्या है, वैसा मूल्यांकन इसमें नहीं कौन सी चीज़ें नहीं आती है लर्निंग पैराडिम के अंदर? एक तो पारंपरिक शिक्षा नहीं आती इसके अंदर। क्या नहीं आती? पारंपरिक शिक्षा नहीं आती इसके अंदर, जो मतलब पुराने समय में शिक्षा थी। ठीक है ना। पुराने समय में क्या शिक्षा थी? जो मतलब जो अच्छा वर्ग था, ठीक है ना, तो उसको तो मतलब जो है उसके लिए तो शिक्षा सुलभ थी, लेकिन बाकियों के लिए नहीं थी। ये नहीं आती इसमें। या फिर इसमें ग्रेडिंग, मार्क्स, इस तरीके के इवैल्यूएशन सिस्टम नहीं आते जो ऑर्थोडॉक्स टाइप थी। ठीक है ना। तो ये लर्निंग पैराडिम से संबंधित चीज़ें हैं। तो ये अधिगम से संबंधित बातें। अच्छा, ये भी कुछ बातें हैं अधिगम से ही संबंधित, कुछ थ्योरीज भी हैं जी, इनको हमने बहुत बार पढ़ा है। ठीक है ना। जैसे ये कोहलर की थ्योरी, हम गेस्टाल्ट सिद्धांत के ऊपर जब इन्होंने अधिगम के ऊपर काम किया, तो कोहलर गेस्टाल्ट सिद्धांत पे काम करने वाले वैज्ञानिक थे। या कोफ्का कोर्ट है ना, ये जो दूसरे नंबर का साइंटिस्ट है, ये भी जो है गेस्टाल्ट के सिद्धांत पे इन्होंने काम किया था। कुर्ट लेविन का सिद्धांत आता है, ये समूह गतिशीलता और संगठनात्मक विकास के सिद्धांत के ऊपर इन्होंने काम किया है। किसने? कुर्ट लेविन के लिए। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखेंगे आप लोग। जीन पियाजे ने, अभी मैंने आपको बोला था कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बात की थी हमने इनके, है ना, तो ये संज्ञानात्मक विकास के ऊपर में काम करता है। ठीक है ना। इसका हो गया जीन पियाजे का। और लेव गायस्की, आपने एक नाम सुना था, वो भी इससे संबंधित है जी, है ना। एक एल्बर्ट बंडूरा, ये सामाजिक अधिगम के सिद्धांत में, ठीक है ना, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत पे इनका काम है। ब्रूनर जो है, ब्रूनर का काम भी है संज्ञानात्मक विकास के ऊपर। ठीक है। वाइगॉस्की, ये मैंने अभी आपको बोला है, सामाजिक सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है इन्होंने। थ्रॉन्डाइक ने क्या दिया हुआ है? ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, जिसे प्रयत्न और त्रुटि के सिद्धांत कहते हैं। पावलोव का क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है ना। तो ये भी इसको हमने पढ़ा हुआ है। और स्किनर ने क्या किया हुआ है? ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो सिद्धांत है वो स्किनर, BF स्किनर इनका नाम है, इन्होंने दिया हुआ है। तो ये कुछ मतलब आपको इन साइंटिस्टों का भी याद रखना है। आज वीडियो ज़रा ज़्यादा लंबी हो रही है, वैसे मुझे इसके एक और पार्ट बनाना पड़ेगा। तो केंद्रीय विद्यालय के जो कुछ क्वेश्चंस थे मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आप लोग अपनी तैयारी में रहिए, पेपर हो जाता तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी होता तो हमारा नॉलेज हमारे साथ ही रहता है। वैसे अब सरकार की मंशा देखते हुए ऐसा लगता नहीं है कि सरकार मतलब मानने को तैयार है, इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी में बने रहना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। और क्वेश्चन और आप लोगों ने फॉर्म तो भर ही लें, उससे बिल्कुल ना चूकें। आप सभी लोगों का धन्यवाद।